ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, जिसको आप जीजेसी के नाम से जानते हैं, जीजेसी के मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है और नए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऐलान हुआ है फ्राइडे को। और अब नए प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के राजेश रोकड़े साहब, और वाइस प्रेसिडेंट हैं अविनाश गुप्ता जी। और इस वक्त हमारे साथ दोनों, राजेश रोकड़े जी और अविनाश गुप्ता जी, दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मतलब नई जिम्मेदारी संभालने के बाद सबसे पहले जी बिजनेस के साथ बातचीत करने के लिए राजेश जी और अविनाश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो रोकड़े जी, पहले तो आपको बहुत बधाई इस नई जिम्मेदारी के लिए। आप नए प्रेसिडेंट बने हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के, तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप बताइए कि अब नई जिम्मेदारी आने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होने वाली है? बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी। प्राथमिकता यही है, इंडस्ट्री को और ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जाए। इंडस्ट्री में जो पेन्स है, जो पेन अभी भी जो गवर्नमेंट और ट्रेड के बीच में तकलीफ है, उसको किस तरीके से इजी किया जाए, ये हमारे लिए मुख्य मुद्दा है। और विशेष तौर पे हम आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चीजें लेके आना चाहते हैं जिससे कि इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा मिले। आप देखते होंगे हमारे पास पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं इलेक्शन चलते रहते हैं, तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते समय बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो हम लोग पूरे इंडिया में विजिलेंस कमेटी बनाना चाहते हैं, जिससे कि हम लोग इजी वे, कभी भी अगर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उसके एसओपीज प्रॉपरली रहे। क्योंकि क्या होता है, उस समय में ना कोई नेता की बात कोई सुनता है, ना कोई प्रशासन की बात सुनता है। केवल इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर दे दिया उसी तहत, या फिर जब कभी भी पुलिस विभाग भी पूरी तरह से लॉ को नहीं समझते हुए कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पे रोका जाता है, तो विजिलेंस कमेटी अगर बन जाती है तो शायद हर शहर में एक नोडल ऑफिसर होगा। ये हमारा एक प्रमुख मुद्दा हम लोग इस बार करने जा रहे हैं। और साथों साथ इस बार हम लोग सभी एसोसिएशन की एक बड़ी मीट करना चाहते हैं, जिससे कि हम लोग रूट लेवल तक के पहुंचे। जैसे कि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल जानी जाती है रूट लेवल तक के काम करने के लिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर, जैसे कि आपने कहा है कि मैनेजमेंट नया है, लेकिन इस मैनेजमेंट में 33% का ही चेंज होता है। देखा जाए तो बाकी मैनेजमेंट वही होता है, लेकिन जो 33% एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स वो चेंज होता है। और जो नए डायरेक्टर्स इसमें चुन के आते हैं, वो एक ऐसी तरीके से चुन के आते हैं जिसमें कि ये पूरी तरह से प्रजातांत्रिक तरीके से, एक डेमोक्रेसी तरीके से वो लोग आते हैं। इस वजह से हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलता है। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, केवल और केवल ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ही एक ऐसी काउंसिल है जहां रूट लेवल तक के छोटे से छोटा ज्वेलर्स और बड़े से बड़ा ज्वेलर्स को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। कह रहे हैं कि जो बाकी के संगठन हैं ज्वेलरी के, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप पहले ही इंटरव्यू में पूरा एकदम ब्लेम गेम कर रहे हैं रोकड़े जी। नहीं नहीं नहीं, ये ब्लेम गेम नहीं है, लेकिन वास्तविकता मैं बताता हूं। क्योंकि ये हाँ, काउंसिल गवर्नमेंट ने 2018 में बनाई गई काउंसिल है, बड़ी जिम्मेदारी से बनाई गई काउंसिल है। हाँ। और हर वर्टिकल्स का प्रतिनिधित्व इसमें होता है। हम्म। इट इज नॉट अ ब्लेम गेम, लेकिन वास्तविकता समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अच्छा अविनाश गुप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई वाइस चेयरमैन बनने की। आप ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन बने हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत रोकड़े धन्यवाद जी तो मृत्युंजय जी। वाइस चेयरमैन के तौर पर आते रहे थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन आपका ये पहला इंटरव्यू है मेरे साथ। तो आप बिल्कुल सर। बताइए, चूँकि अब आप दोनों की युगल जोड़ी है, तो क्या करेंगे आप अपनी इंडस्ट्री के लिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ नया करेंगे अविनाश जी? कि बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी फॉर विशिंग मी फॉर द वाइस चेयरमैन एज वेल एज माय फर्स्ट इंटरव्यू विद यू। और जैसे अभी राजेश भाई ने बताया कि हमारे सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ऑर्गेनाइज करने की हमारी जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री को और बेहतर तरीके से। और इसके लिए हम दोनों का रोल यही रहेगा कि सबसे पहले हम लोग जो ब्रिज के लिए एक काउंसिल ये बनी हुई है बिटवीन ट्रेड एंड गवर्नमेंट, उसको और स्ट्रांगली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, उसके ऊपर और ईएमआई के लिए हम लोग का बहुत ज्यादा जोर रहेगा इस बार सरकार के साथ में ये ब्रिज को गैप करने का, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज ला सकता है ईएमआई और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को एक्टिवेट करने में। तो हमारा फर्स्ट रोल यही रहेगा कि हम लोग जीएमएस और ईएमआई के ऊपर वर्क करेंगे सरकार के साथ में। ईएमआई के ऊपर करेंगे। अब रोकड़े जी, चूंकि आप उस वक्त में चेयरमैन बने हैं जब बजट के कुछ ही दिन बचे हैं, है ना? तो अब आप जरा बताइए, क्योंकि एक बात ये हो रही है कि पिछले बजट में बुलियन इंडस्ट्री के लिए बड़ा गुगली डिसीजन आया है
इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कटौती के तौर पर, पिछले से मतलब मेरा है ये जुलाई वाला नहीं, उससे पहले जुलाई वाले में आया था ना, हाँ जुलाई वाले में, ठीक है। जी जी। तो अब आप बताइए कि इंपोर्ट ड्यूटी पर आप लोगों की डिमांड क्या है इस बजट में, क्या कुछ उसमें बदलाव होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी जैसे ही कम हुआ तो सब लीजिटमेट तरीके से बिजनेस होना शुरू हुआ। अक्रॉस द बॉर्डर स्मगलिंग बंद हो गई। ये एक बड़ा चेंज हमने देखा है। और जो कुछ भी गोल्ड इंडिया में आ रहा है वो लीजिटमेट तरीके से आ रहा है, प्रॉपर ड्यूटी भर के आ रहा है, टैक्स भर के आ रहा है। उससे गवर्नमेंट के पास जो लॉस होता था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन अभी भी 3% का ये जीएसटी जो स्लैब है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इनपुट ड्यूटी को कम करके इसको पूरी तरह से लीजिटमेट तरीके से, पूरा लॉफुल तरीके से करने के लिए बाध्य कर दिया सभी लोगों को। वैसे ही जीएसटी का जो स्लैब है अभी भी 3% है, वो काफी ज्यादा है। अगर इसको रेवेन्यू इक्विवेलेंट रेशियो देखते हैं तो वो 1% या 1.25% के आसपास होना चाहिए। और मुझे लगता है जब जीएसटी लागू हुआ था तब भी यही कहा गया था कि रेवेन्यू इक्विवेलेंट रेशियो के तहत इसे लाया जाएगा। तो मुझे लगता है हमारी जो मांग है कि इसे एक इजी वे होना चाहिए, 1.25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमारी स्पेशल मांग है पर्टिकुलर इस बजट में। साथ ही हम लोग ने एक डिमांड ऑलरेडी रखी है कि इंडियन मार्केट में ज्वेलरी काफी ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट होती है वाया दुबई। लेकिन लोगों को आज भी एक भ्रम है कि दुबई में सस्ता मिलता है, जबकि वास्तविकता में अगर कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया में ही सबसे सस्ता गोल्ड और गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। क्योंकि मेकिंग चार्जेस, भले गोल्ड के रेट पहले 15% इंपोर्ट ड्यूटी होने के कारण काफी चेंज दिखता था, लेकिन मेकिंग चार्जेस वहां बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि इंडिया से ही वहां होके ज्वेलरी बिकती थी। लेकिन अभी इंडिया मार्केट में दुबई से सस्ता सोना मैं बोल सकता हूं, क्योंकि आधा % से ज्यादा का फर्क नहीं है। तो उसी रेट में यहां मिलता है। तो जितने भी एनआरआईज है, जितने भी वर्ल्ड के बायर्स है, उन्होंने इंडिया में आके बाइंग करनी चाहिए, जिससे कि हमारे पास एक एक्सपोर्ट का फायदा भी मिलता है। और बाहर के जो एनआरआईज आते हैं वो अगर यहाँ से बाय करते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट पे जीएसटी का रिफंड भी मिले, जिससे कि वो प्रोत्साहित होकर इंडिया में आए। साथ ही वेडिंग एक हमारे लिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ऑलवेज कहते हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशन को देखा जाए देख के ही इंडिया को देखा जाना चाहिए। जयपुर हो, राजस्थान हो, यहाँ पे वेडिंग के लिए काफी लोग आते हैं। तो वैसे ही ज्वेलरी के लिए भी लोग यहाँ आए, क्योंकि वेडिंग अगर यहाँ करते हैं तो कपड़ा भी यहीं खरीदे, ज्वेलरी भी यहीं खरीदे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को मजबूती मिले। ये अच्छी बात है, लेकिन अब अविनाश जी, गोल्ड हॉलमार्किंग तो मैंडेटरी हो गया है ना? अब सिल्वर हॉलमार्किंग की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है कि इसको भी मैंडेटरी किया जाए। इस पर आपका नया टेक क्या है? क्या आपको लगता है कि हाँ, सिल्वर की हॉलमार्किंग को मैंडेटरी किया जाना चाहिए, और अगर हाँ तो कब तक, कैसे? सर, आपने बहुत अच्छे से बोला है। सिल्वर को हॉलमार्किंग के लिए हम लोग बहुत ही वेलकम करेंगे, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज हैं। जैसे कि आज सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो काफी बड़े साइज में होते हैं, जो कि कोई भी मशीन के थ्रू आज अगर हम पास करके उसको करना चाहें तो उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं। आज की डेट में अपने को ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सी हार्डनेस के साथ में सिल्वर की ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि जैसे पायल है, पाजेब है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके अंदर की अपने को ये देखना पड़ेगा कि हार्डनेस के साथ में किस तरह से उसको हम कर सकते हैं। तो ट्रेड के साथ में बैठ करके जब सरकार एक बार बात करेगी और उसके पूरे जो पेन पॉइंट्स है उसको समझ करके हॉलमार्किंग को मैंडेटरी 100% आना चाहिए। इससे ट्रेड के प्रति कॉन्फिडेंस कंज्यूमर का बढ़ता है और हमको कहीं पे भी कंज्यूमर को धोखा नहीं देना है। उसके लिए सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि मैंडेटरी हॉलमार्किंग सिल्वर में आए और पूरी तरह से इसके जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसको क्लियर करके हमको मैंडेटरी सिल्वर में भी हॉलमार्किंग लानी चाहिए। ठीक है, तो सिल्वर में भी हॉलमार्किंग आप लोग वकालत कर रहे हैं कि आनी चाहिए। अब रोकड़े जी, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप लोग वन नेशन वन रेट को लेकर बहुत पिच कर रहे थे, उस पर काम कहाँ तक बढ़ा है? चूंकि आप उस वक्त वाइस चेयरमैन भी थे जब इसके ऊपर सैयद मेहरा जी और आप दोनों काम कर रहे थे, अब तो आप चेयरमैन बन चुके हैं, उसमें कहाँ तक काम आगे बढ़ा है, क्या प्रोग्रेस है, आगे क्या होगा? मुझे बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, और मुझे खुशी भी हो रही है इस बात के लिए कि ऑल इंडिया पे एक रेट जो हम लोग ने सोचा था वो ऑलरेडी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। और करीब करीब इंडिया के 70% एसोसिएशन ने इसे समर्थन भी दिया है, और ऑलरेडी उन्होंने इस चीज को लागू भी कर दिया है, जिसके वजह से ग्राहकों का जो विश्वास था इस ट्रेड पे वो और बड़ा है। तो जो हमने सोचा था वो बिल्कुल लोगों ने एक्सेप्ट किया है, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। ये तो आप करें कि एक्सेप्ट किया है, यही जीत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप रोकड़े जी आपका, और बहुत शुक्रिया आप अविनाश जी आपका भी, नए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनने के बाद
सबसे पहले जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए। आप लोगों को नई इनिंग की बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये नई पारी आप दोनों की कामयाब हो, इंडस्ट्री के लिए आप बेहतर काम कर पाएँ, कंज्यूमर के लिए बेहतर काम कर पाएँ। यही उम्मीद के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए।